हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल AK स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नगरीय प्रशासन यानी कि म्यूनसिपलिटीज़, नगर पालिकाएँ जो होती हैं उनका कैसा जो कह सकते हैं प्रशासन कैसा होता है, किस तरह से काम करता है, वो सभी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे लास्ट हमारा जो वीडियो आया था यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हम 2 पार्ट्स को लेकर हम देखें, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या था, रूरल एरियाज़ यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों, उस पर हमने कंप्लीट किया है। जैसे हमारा जो ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर हम बात करें, पंचायती राज 3 टायर के रूप में काम करता है, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। और उसी तरीके से हम देखते हैं जब यानी कि जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उनका जो एक सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो इसमें हम बात करें जो नगर पालिकाओं, ठीक है ना, नगर पालिकाओं को ये हमने एक समरी बनाई है, ठीक है ना। उसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले समरी यानी कि जो नगरीय प्रशासन की व्यवस्था को हम देखते हैं। सबसे पहले यानी कि आज़ादी से पहले की बात हम कर रहे हैं। आज़ादी से पहले हम देखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग कब होती है, 1687 में, ठीक है ना, यानी कि 1687 में इसकी स्टार्टिंग होती है। और इसी के साथ में हम देखें फिर जो हमारे पास 1793 का जो चार्टर एक्ट है, ठीक है ना, उसके द्वारा भी मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, ठीक है ना, वहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है नगर निगमों के माध्यम से। और उसके बाद हम देखते हैं 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, जो 1919 का जो एक्ट है उसमें भी यानी कि हम कह सकते हैं क्लियर प्रोविजंस की बात की गई, स्पष्ट प्रावधान किए जाते हैं कि नगरीय प्रशासन कैसा होगा। और उसी के साथ में हम देखें आज़ादी के बाद अब बात करें, स्वतंत्रता जब हमें मिल जाती है तो उसके बाद हम देखते हैं जैसे हम पंचायती राज को लेकर मैंने बात की थी कि पंचायती राज कैसे काम करते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से पंचायती राज को फोकस किया जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं फिर बहुत सारी कमेटियाँ बनी। और कमेटियाँ बनने के साथ साथ में जैसे हम कह सकते हैं कि सिंघवी और थुंगन कमेटी, ठीक है ना, इन सभी का रिकमेंडेशन इतना पावरफुल था कि उसके बाद हम देखते हैं 64 और 65, ठीक है ना। 65 में क्या था कि 65 में बात की गई कि जो म्यूनसिपलिटीज़ है यानी कि जो नगरीय प्रशासन है उसको कैसे हम उसको इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे उस पर हम प्रॉपर काम करेंगे, ठीक है ना। और संविधान में भी हमने संवैधानिक दर्जा की हम बात करें, संविधान का भी पार्ट बनाने की बात की जाती है। लेकिन हम देखिए सबसे पहले जो 65 जो अमेंडमेंट है, ठीक है ना, इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं। 65 को लेकर कब बात की जाती है, 1989, ठीक है ना। लेकिन हम देखें लोकसभा उस टाइम पर क्या राजीव गांधी की सरकार है, लोकसभा से पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाता है। ये कंडीशन तो यहाँ पर है 65 अमेंडमेंट को लेकर। लेकिन उसके बाद 74 जो अमेंडमेंट है उसमें कंडीशन क्या है, लोकसभा में फिर कह सकते हैं री इंट्रोड्यूस किया जाता है यानी कि पुनः प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा से भी पास हो जाता है, राज्यसभा से भी पास हो जाता है और राष्ट्रपति भी अप्रूवल दे देता है, ठीक है ना। तो तब जा कर के जो हमारा ये बिल है किस में कन्वर्ट हो जाता है, विधेयक कानून में बदल जाता है। और हम देखें फिर जब हमारा ये हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये लागू हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो हमने कुछ संविधान में भी कुछ बदलाव किए हैं। भारतीय संविधान के जो 9 क्या है, ठीक है ना, इसमें हमने ये भी जोड़ा है, नया जो पार्ट बनाया संविधान का। और इसी के साथ में हम देखें जो टोटल इसमें जो 18 आर्टिकल भी जोड़े गए। और इसी के साथ में हम देखें जो 12वीं अनुसूची है वो भी जोड़ी जाती है 18 विषयों के साथ, यानी कि 18 सब्जेक्ट इसमें जोड़े जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसको विस्तार से। ये तो था एक समरी का पार्ट। यदि हम देखें आज़ादी से पहले की हम देखें, हम ये नहीं कह सकते कि आज़ादी के बाद ही नगरीय प्रशासन को लेकर बात की जाती है, उस पर काम किए जाते हैं और बहुत सारे अमेंडमेंट पर भी डिस्कस हमने जैसे किया है, ठीक है ना। यदि हम देखें प्राचीन काल एंशिएंट ईरा से ही ये नगरीय जो व्यवस्था है, ठीक है ना, ये व्यवस्था चल रही है। यदि हम सिंधु घाटी में भी देखते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह की एक व्यवस्था हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन हम देखते हैं नगरीय प्रशासन का जो एक व्यवस्था है मौर्य साम्राज्य, ठीक है ना, और उसी के साथ में गुप्त साम्राज्य और फिर मुग़ल एम्पायर की हम बात करें, मुग़ल साम्राज्य, इन सभी में यह जो एक सिस्टम है कंटिन्यू प्रोसेस में चल रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, ठीक है ना, बहुत सारे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो कंट्री इंडिया में आते हैं, ठीक है ना, ट्रेड पर्पस से। और फिर हम देखते हैं धीरे धीरे
इस तरह से एक सिस्टम बन जाता है। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1687 में क्या करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, मद्रास जो सिटी है, मद्रास शहर के लिए एक नगर निगम इंस्टीट्यूशन की हम बात करें उसकी स्थापना करती है। और इसी के साथ में हम देखें फिर जो चार्टर एक्ट है 1793 का, ठीक है ना, उसमें क्या किया जाता है, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, ठीक है ना, इन सब में क्या किया जाता है, स्थानीय स्वशासन की जो एक संस्थाएं हैं या हम कह सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है ना, क्या किया जाता है, एक लीगल राइट, एक वैधानिक अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन ये स्पेशली टारगेट किसको किया जा रहा है, सिटी को ही किया जा रहा है, जैसे मद्रास शहर हो गया, कलकत्ता, ठीक है ना, तो इस तरह से एक फोकस किया जा रहा है। लेकिन इस तरह के एफर्ट्स किए जाते रहे। और फिर हम देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919, उसमें क्या किया जाता है, नगरीय प्रशासन को लेकर स्पष्ट प्रावधान, ठीक है ना, क्लियर कह सकते हैं कि प्रोविज़न किए जाते हैं कि हमें इस तरह से काम करना है। और उसके बाद हम देखते हैं फिर कि 1919 का ये एक्ट है, इसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है ना, इन सभी ने अपनी पहचान कह सकते हैं, ठीक है ना, अपना एक कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को कहीं ना कहीं पर स्टार्टिंग की उन्होंने। और हम देखते हैं फिर नगर पालिकाओं के माध्यम से, ठीक है ना, ये आगे आते हैं। और फिर नेहरू की हम बात करें, नेहरू 1924 और 25 में क्या होता है, इलाहाबाद के हम कह सकते हैं नगर पालिका के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ में हम देखें फिर 1989 में क्या होता है, 1989 में नगरीय शासन के संबंधी जैसे प्रोविज़न हम बात करें 64 और 65 दोनों ही अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन से जो संबंधी विधेयक है, ठीक है ना, 64 अमेंडमेंट किससे है, पंचायती राज से है, ठीक है ना। और यदि हम 65 की बात करें, 65 जो अमेंडमेंट है 1989 में, ठीक है ना, उस टाइम पर गवर्नमेंट किसकी है, जब हम बात करें सरकार किसकी है, राजीव गांधी की है। और उसमें क्या किया लोकसभा से, ठीक है ना, राजीव गांधी ने क्या किया, क्योंकि वो उस टाइम के पीएम है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा से तो अप्रूवल ले लेते हैं, ठीक है ना। और राज्यसभा में जब ये जाता है तो वहाँ पर इस पर अप्रूवल नहीं मिल पाती, रिजेक्ट हो जाता है, राज्यसभा इस पर एग्री नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, राजीव गांधी ने तो एफर्ट्स किया है लेकिन वो सक्सेस उन्हें नहीं मिल पाई है। फिर उसके बाद 74 अमेंडमेंट की हम बात करें, अब 74 में हम देखें यानी कि री इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। उस टाइम पर गवर्नमेंट बदल चुकी है, किसकी सरकार है, यदि हम देखें नरसिम्हा राव की सरकार है। अब राव की सरकार है तो उन्होंने क्या किया, लोकसभा से भी पास करा लिया, ठीक है ना। यदि हम देखें छोटा सा एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं ताकि इसको और हम समझ पाएँ। जैसे यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति है सबसे टॉप पर, ठीक है ना, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा। जनरली हम देखें इंडिया में लॉ मेकिंग प्रोसेस की हम देखें वो कैसा है, लोकसभा या यहाँ से स्टार्ट आएगा, यदि हम देखें ये किसी भी तरीके से घूम सकता है, यदि हम देखें यहाँ से भी जा सकता है यहाँ पे, और यदि लोकसभा से स्टार्ट होता राज्यसभा में जाएगा और फिर राष्ट्रपति पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखा जाए लोकसभा राव की सरकार है, लोकसभा से भी अप्रूवल मिल चुका है, राज्यसभा से भी अप्रूवल मिल चुका है, राष्ट्रपति से भी अप्रूवल, ठीक है ना। अब जब तीनों एग्री हैं, लोकसभा भी सहमत, राज्यसभा भी सहमत, राष्ट्रपति भी सहमत, तो अब फिर बिल लॉ में कन्वर्ट तो होना ही होना है, यानी कि विधेयक अब क्या बन चुका है, अब कानून बन चुका है। तो देखा जाए 22 दिसंबर में हम देखें 1992 में लोकसभा से, और 23 जो दिसंबर है 1992 में राज्यसभा से, और राष्ट्रपति ने इस पर अप्रूवल कब दिया, सहमति कब दी, 20 अप्रैल 1993 को। और उसके बाद हम देखें 1 जून 1993 से ये पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है, संपूर्ण भारत में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अब डेफिनेटली यदि हम देखें जब हमने इसको पूरे भारत में लागू किया तो किसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में तो इसको रखा है, जब पहले से ही बहुत सारी इस तरह की रिकमेंडेशन जो बहुत सारी कमेटी के द्वारा दी जा रही थी कि भाई इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना लें,
ठीक है ना। तो जैसे पंचायती राज को लेकर बात की जा रही थी, तो ऐसे ही ठीक उसी तरीके से जो नगरीय प्रशासन है उसको लेकर भी एफर्ट्स किए जा रहे थे। तो फिर इसको हमने क्या किया, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9A जोड़ा जाता है। फिर जो नए आर्टिकल हैं 18 जो आर्टिकल हैं, यदि हम देखेंगे यहाँ से 243P से लेकर के और 243ZG तक, तो टोटल जो आर्टिकल का जो नंबर आएगा निकल कर वो 18 ही आएगा, ठीक है ना। तो फिर 12th नंबर पर जो शेड्यूल है उसमें भी 18 सब्जेक्ट रखे गए, तो दोनों मैच कर रहे हैं। यदि हम देखें बहुत ईजी है इसको, यदि हम याद भी रखना चाहें कि 9A, ठीक है, 9 जो आर्टिकल जो 9 पार्ट है वो किससे है, वो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। और यदि हम देखते हैं जो हमारा जो 9A है वो किससे है, नगर पालिकाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें जो आर्टिकल हमने जोड़े हैं उसमें हमने 16 आर्टिकल जोड़े थे, ठीक है ना, 9 में, लेकिन यहाँ पर 18 + 2 है। और फिर जो इसमें सब्जेक्ट भी रखे गए हैं यहाँ पर 18 ईच में विषय रखे गए हैं। अब इसको और थोड़ा सा हमने क्लियर करने के लिए एक इसका पूरा ही कम्प्लीटली जो स्ट्रक्चर बनाया है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। तो जनरली जैसे हमने बात की पार्ट 9, ठीक है, हम इस पर बात कर चुके हैं। 18 सब्जेक्ट हमने जोड़े हैं जो शेड्यूल है, ठीक है ना। शेड्यूल की हम बात करें, जो हमारे पास जो 12th नंबर पर शेड्यूल है वो हमने जोड़ी है, 12वीं अनुसूची यानी कि जोड़ी है। और इसी के साथ में हम देखें जो हमारे पास टोटल जो आर्टिकल हमने बात की 18 ही है, सेम है, यानी कि सब्जेक्ट भी और आर्टिकल भी। और 243P से लेकर 243ZG तक इसको हमने रखा है। अब जनरली यदि हम देखें सबसे पहले एक जो हमने ट्रायंगल बनाया है, तो सबसे टॉप पर हमने किसको रखा है, नगर निगम को, ठीक है ना, यानी कि इसको हम कह सकते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है ना। या हम इसको महानगरों के लिए, नगर निगम की हम बात करें इसका संबंध महानगरों से भी है, ठीक है ना। लेकिन यदि हम सबसे पहले यदि हम देखें जो सबसे इसका छोटा पार्ट है, वैसे तो 3 टायर के रूप में ही है ये भी स्ट्रक्चर, लेकिन हम देखते हैं सबसे पहले नगर पंचायत। आखिर नगर पंचायत बोला क्यों जा रहा है इसको, नगर पंचायत की जब हम देखें बात, जैसे हमने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, जैसे नगर पंचायत इसको बोलेंगे जो ग्रामीण से, यानी कि जो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र जो बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, नगर पंचायत। या हम ये भी कह सकते हैं जो ना तो पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र रहा और ना ही पूरी तरह से शहरी, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन को भी हम कह सकते हैं, ऐसी कंडीशन में भी हम नगर पंचायत की बात करेंगे। और हम ये भी कह सकते हैं जो पहले ग्रामीण था लेकिन अब नहीं है, अब वो एक नगर में, ठीक है ना, एक नगर में बदल चुका है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे नगर पंचायत। अब यदि हम देखें जो इलेक्शन प्रोसेस है, यदि हम ऑल ओवर देखें, चाहे हम नगर निगम में बात करें अध्यक्ष की, या हम सभासद या पार्षद की बात करें, ठीक है ना, और यदि हम नगर पालिका में भी देखें अध्यक्ष की या फिर सभासद की इलेक्शन, ठीक है ना, चाहे सदस्यों का इलेक्शन हो या फिर इसके चेयरमैन का, ठीक है ना, या मेयर का या अध्यक्ष की हम बात करें, ठीक है ना, सभी का जो इलेक्शन प्रोसेस कैसा है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन मेथड जो है फॉलो किया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं सभासद या पार्षद को हम कह सकते हैं काउंसलर्स भी उनको बोलते हैं, ठीक है ना। और यदि हम देखें जो नगर पंचायत होती है, ठीक है ना, उसको हम कह सकते हैं वार्ड में, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। वार्ड में यदि हम देखें उसके अलग अलग एक पार्ट से हम उसके बना लेते हैं, ताकि ईजिली हम जो इलेक्शन, ठीक है ना, कैंडिडेट उसमें अलग अलग वार्ड से कैंडिडेट, ठीक है ना, आगे आते हैं कि भाई हाँ हमें, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करना है एज ए कैंडिडेट के रूप में। और फिर वो धीरे धीरे उनका एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि इतने इस क्राइटेरिया तक के इस कैंडिडेट को वोट करेंगे और इसी के आधार पर उनको विनर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी कौन सा मेथड फॉलो किया जा रहा है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो हमने लोकसभा में बात की थी, या स्टेट असेंबलीज की हम बात करें, यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा जो वोट मिलेंगे वही विनर हो जाएगा, ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पर, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर हम देखें, यानी कि नगर पालिका परिषद को लेकर बात की गई है। अब नगर पालिका परिषद को हम देखें, इसमें क्या है, चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा, यानी कि हम कह सकते हैं स्मॉलर अर्बन एरियाज, यानी कि कैसे
छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए जहाँ पर नगर पालिका परिषद को बनाया जाएगा। इसको भी हम वार्ड में, ठीक है ना, अलग अलग वार्ड में इसका पार्टीशन करते हैं और इसमें भी हम सभासद या पार्षद की हम बात करें, ठीक है ना, तो एक ये सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। और इसी के साथ में जो सबसे टॉप पर है नगर निगम, ठीक है ना, नगर निगम की हम बात करें जो इसका प्रमुख होता है मेयर या महापौर बोला जाता है, ठीक है ना। और इसी के साथ में हम देखें यहाँ पर क्या है, जो बहुत बड़े नगर हैं या महानगरों के लिए ही नगर निगम को बनाया जाता है, ठीक है ना, यानी कि नगर निगम वहाँ पर इस तरह का एक सिस्टम बनाया जाता है। लेकिन यदि हम देखें जो यहाँ पर हमने बात की है कि डायरेक्ट इलेक्शन मेथड का एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, लेकिन यदि हम देखते हैं कि जो नगर पंचायत है, ठीक है ना, वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, यानी कि एक कैंडिडेट वहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए। और वोटर्स का क्राइटेरिया हम बात करें जो मतदाता होते हैं 18 ही है, और यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया कितना है 21 ईयर, ठीक है ना। अध्यक्ष के लिए भी 21 ही है। और यदि हम बात करें जो इसमें काउंसलर्स हैं या सभासद या पार्षद, ठीक है ना, जो वार्ड मेंबर होते हैं उनके लिए भी एज 21 ही है, 21 ही यहाँ पर है सेम। और जो यहाँ पर सदस्य होंगे नगर निगम में, जो सदस्य होंगे उनके लिए 21 ही है। बस एक कंडीशन अलग है कि जो मेयर होगा या महापौर होगा उसकी एज कितनी होगी 30 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। एक प्रोसेस है। यदि हम देखें सबसे पहले नगर पंचायत में जो एक पॉपुलेशन क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, एक कैंडिडेट की हम बात करें, यदि हम देखें कि यहाँ पर कैंडिडेट तो बहुत सारे होते हैं, कितने हो सकते हैं उसको लेकर भी हमने बात की है, 10 to 24 हो सकते हैं। और इसी के साथ में हम देखें यहाँ पर 25 to 55 हो सकते हैं। और जो हमारे नगर निगम में हैं कितने कैंडिडेट हो सकते हैं 60 to 110। तो ये कंडीशन यहाँ पर मेंबर को लेकर है। लेकिन यदि हम देखें जनसंख्या को लेकर अलग अलग क्राइटेरिया बना है, ऐसा नहीं कह सकते कि सभी में एक जैसी सिचुएशन है। ऐसी कंडीशन हम देखें यहाँ पर 10 के यानी कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक, ऐसी सिचुएशन में नगर पंचायत बनाने की बात की जा सकती है, ठीक है ना। यूपी में जो क्राइटेरिया है 10 से 20 तक की कंडीशन बन सकती है। और बिहार में हम देखें 10,000 से लेकर 40,000 तक की, ठीक है ना। और हरियाणा में देखें तो 50,000। तो इस तरह की सिचुएशन में हम नगर पंचायत को बना सकते हैं। लेकिन यदि हम देखें धीरे धीरे सारी ही जितने भी हम बात करें, चाहे नगर निगम की हम बात करें, नगर पालिका परिषद की हम बात करें या नगर पंचायत, सारी ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है ना, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। यदि हमने देखा जैसे हम देखते थे पहले जो रूरल एरियाज यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर हमने बात की थी, पंचायती राज, उसमें क्या था जनरली जो भी प्लान आता था, स्कीम आती थी सरकार की, तो क्या होता था जिला पंचायत पर आती थी, फिर ब्लॉक लेवल पर उसको ट्रांसफ़र किया जाता था, उसके बाद जा कर के ग्राम पंचायत प्रधान के पास आती थी, प्रधान फिर पब्लिक को उस स्कीम का या उस प्लान का जो भी बेनिफिट उनको देना होता था वो सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जाता था। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सिस्टम कैसा है फिर, यहाँ पर सारे ही यदि हम बात करें नगर निगम अपने तरीके से काम करेगा, ठीक है ना, और नगर पालिका वो अपने तरीके से काम करेगी और नगर पंचायत वो अपने तरीके से काम करती है। ये सिस्टम है। यदि हम देखें फिर उसके बाद जब हम नगर पालिका परिषद को लेकर बात करें, यहाँ पर एज क्राइटेरिया अलग अलग है। यदि हम यूपी की बात करें यहाँ पर एज क्राइटेरिया मतलब जो पॉपुलेशन का है क्राइटेरिया वो अलग है। और उसके बाद बिहार में हम बात करें, बिहार में अलग है, हरियाणा में डिफरेंट है। लेकिन यदि हम देखें महानगरों के लिए कंडीशन क्या है, जैसे हम बात कर सकते हैं 5 लाख to 10 लाख यानी कि 10 लाख से ज़्यादा ऐसी पॉपुलेशन है जिस भी महानगर की, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो सकता है, यदि हमारे पास एग्जांपल भी हैं, जैसे हम देखें वैसे तो टोटल हमारे पास ऑल इंडिया में कितने नगर निगम हैं, ठीक है ना, 205 हैं, 205 हैं। यदि हम देखें मेरठ क्या है, महानगर है, आगरा भी महानगर है, लखनऊ महानगर, कानपुर, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। लेकिन 205 का जो एक नंबर है, ठीक है ना, और भी धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो और भी नंबर बढ़ जाएगा। ऐसे कोई नहीं फिक्स नहीं है कि यही रहने वाला है। तो ये स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट किया है ताकि इसको और भी हम अच्छे से समझ पाएँ। और इसी के साथ में अब देखते हैं जो आर्टिकल है हमारे पास जिसकी हम बात कर रहे थे, जो टोटल 18 जो आर्टिकल हैं, 18 कौन कौन से हैं जो हमने पार्ट 9A में जोड़े हैं। वो क्या है 243P में क्या है डेफिनेशन की बात कीजिए। किसकी डेफिनेशन, नगरीय प्रशासन यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ की परिभाषा
ठीक है ना, उसको लेकर बात की गई है। उसके बाद हम देखें 243 पी के बाद क्यू। 243 क्यू में क्या है, नगर पालिकाओं के गठन को लेकर बात की गई है। जैसे अभी हमने बात की है 3 टायर के रूप में 3 स्तर होंगे। 3 स्तर ये कौन कौन से होंगे, नगर निगम सबसे टॉप पर होगा, मिडल में क्या होगा, नगर पालिका परिषद, और जो सबसे लास्ट में हम बात करें या जो बॉटम में, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, नगर पंचायत। ठीक है ना, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं पहले ही। लेकिन यदि हम देखें नगर निगम को लेकर थोड़ा सा, यदि हम देखें ऐसे नगरीय क्षेत्र राज्यपाल ही बनाएगा उनको, या राज्यपाल ही, जहाँ पर हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ठीक है ना, घोषित किया जा सकता है। लेकिन महानगर की हम बात करते हैं तो ऐसी महानगर कितने होंगे, ठीक है ना, किसको महानगर बनाने की बात की जा सकती है, तो इस तरह के जो डिसीजन पावर है वो किसके पास है, इस तरह के निर्णय कौन ले सकता है, राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा ले जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन और भी है यहाँ पर, जहाँ पर महानगर की हम बात करें, महानगरों में हम देखते हैं जहाँ पर नगर निगम काम करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो हम कहेंगे जो नगर पालिका, वहाँ पर नगर पालिका फिर काम नहीं करेगी। एक कंडीशन ये भी है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 243 आर में क्या है, नगर पालिकाओं के जो संरचना है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की गई है। किस तरह से हम यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो जैसे मैंने बात की, इसकी एक स्पेशल फीचर्स ये भी है कि यदि हम देखते हैं चाहे नगर निगम में हम देखते हैं, चाहे वहाँ पर मेयर का चुनाव हो या फिर उसके जो वार्ड मेंबर हैं, अध्यक्ष, ठीक है ना, सदस्य, उन सभी का चुनाव, फिर हम बात करें नगर पालिका परिषद में चेयरमैन का या फिर उनके जो वार्ड मेंबर हैं, ठीक है ना, उन सभी का चुनाव, फिर नगर पंचायत में हम देखते हैं अध्यक्ष या फिर उसके वार्ड मेंबर, उन सभी का जो चुनाव है वो क्या है, डायरेक्ट। लेकिन यदि हम देखें जो हमारे पास जो रूरल एरियाज़ की हम बात करें, पंचायती राज में ऐसा नहीं था। वहाँ पर क्या था, जो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष था उसका जो चुनाव था वो कैसा होता था, इनडायरेक्ट। फिर हम ब्लॉक लेवल पर देखते हैं जो ब्लॉक प्रमुख होता था उसका जो चुनाव होता था कैसा, इनडायरेक्ट। और जो ग्राम प्रधान उसका चुनाव कैसा था, प्रत्यक्ष। यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल इक्वल प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, यानी कि जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है वो कैसी है, डायरेक्ट ही फॉलो की जा रही है सभी कैंडिडेट्स पर, या सभी लेवल पर हम देखें त्रिस्तरीय लेवल पर सभी में क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और उसके बाद हम देखें जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास 243S, उसमें क्या है, वार्ड समितियों के गठन को लेकर बात की गई है, ठीक है ना, कि वार्ड समिति बनाई जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ये है जिनकी जनसंख्या 3 लाख से अधिक होगी, वहाँ पर इस तरह की समितियों को बनाया जा सकता है। उसके बाद यदि हम देखें रिजर्वेशन को लेकर 243T, इसमें क्या आरक्षण को लेकर बात की गई है। आरक्षण को लेकर यदि हम देखें SC, ST और विमेन महिलाओं को लेकर यदि हम बात करें 1/3, ठीक है ना, और SC ST का अपना रिजर्वेशन होगा। लेकिन यदि हम देखें OBC, यदि राज्यपाल चाहे, ठीक है ना, तो OBC के लिए भी वह रिजर्वेशन का प्रोविज़न कर सकता है। यदि हम देखें यूपी का एक एग्जांपल है हमारे पास, यूपी में 2000 में, ठीक है ना, OBC के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन बन सकती है, ऐसा नहीं है कि हम OBC को नहीं दे सकते। SC ST और महिलाओं के लिए तो पहले से ही, यदि हम देखें जब से इम्प्लीमेंट हुआ है 1993 से, ठीक है ना, 1993 से जब से इसको लागू किया गया पूरे भारत में, तब इससे SC ST और महिलाओं को रिजर्वेशन आरक्षण दिया जा रहा है। और यदि हम देखें 243U, इसमें क्या ड्यूरेशन को लेकर बात की है, अवधि कितनी होगी, कितने साल के लिए काम करेंगे, 5 वर्ष, ठीक है ना, 5 साल के लिए काम करेंगे। लेकिन एक कंडीशन ये भी है, यदि नगर निगम की हम बात करें जो 5 साल के लिए काम करती है, या फिर नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत यदि वो भंग हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर ही उनको चुनाव कराना होता है। एक कंडीशन ये भी है। और इसी के साथ में हम देखें क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। जैसे मेयर को लेकर तो हमने बात की है, मेयर के लिए तो क्या है, एज 30 है। लेकिन बाकी यदि हम देखें, यदि अदर जो भी वार्ड मेंबर है, सदस्य हैं, और ठीक है ना, नगर पालिका परिषद है या उसका जो चेयरमैन है नगर पालिका, उसके लिए सभी के लिए हम कह सकते हैं मेयर को छोड़ करके बाकी सभी के लिए 21 वर्षीय क्राइटेरिया बनाया गया है। और यदि हम देखें फिर विधानसभा को लेकर बात करें, हम विधानसभा की जो हम देखते हैं सदस्यों की योग्यता को लेकर भी बात की जाएगी, 25 होनी चाहिए, लेकिन वो कंडीशन अलग है, ठीक है ना।
हमें तो सिर्फ इतना याद रखना है कि मेयर के लिए 30 है और बाकी सभी सदस्य हैं, चाहे फिर अध्यक्ष हैं और लेवल पर, ठीक है ना। नगर निगम को छोड़ करके बाकी अध्यक्ष या सदस्य सभी के लिए 21 कंप्लीट होना चाहिए। और इसी के बाद हम देखें जो नेक्स्ट है 243W, उसमें क्या नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और कार्यों को लेकर बात की गई है। आखिर किस तरह के काम करेगी, आर्थिक विकास करेगी, सामाजिक न्याय के लिए काम करेगी, ठीक है ना, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस को लेकर एफर्ट्स किए जाएंगे। यदि हम देखें DPSP में भी यही कंसेप्ट है कि पब्लिक वेलफेयर करना है, ठीक है ना, या हम देखें सोशल वेलफेयर का एक कंसेप्ट वहाँ से भी हमें मिला है। यदि हम देखते हैं, लेकिन हम जो 18 विषय को लेकर बात कर रहे हैं, आखिर किन पर काम करेगी, किस तरह की शक्तियाँ इसको दी गई हैं म्यूनसिपलिटीज़ को। जैसे हम देखते हैं सिटी लेवल में जो सड़कें हैं, पुल हैं, ठीक है ना, उस पर फोकस करना है। पब्लिक हेल्थ को लेकर, ठीक है ना, उसको फोकस करना है। और अग्निशमन सेवाएं, ठीक है ना, फायर ब्रिगेड की हम बात करें, इस तरह की जो सेवाएं हैं सिटी लेवल पर, ठीक है ना, वो दी जाएंगी। यानी कि नगर पंचायत में हम बात करें या फिर नगर पालिका परिषद या नगर निगम, ठीक है ना। और यदि हम देखें जो भी यदि हम देखते हैं जो सिटी लेवल पर हम देखते हैं या फिर नगर पालिका परिषद में देखते हैं नगर निगम, तो वहाँ पर क्या है, एक इस तरह का एक डिपार्टमेंट काम करता है कि जो जितनी भी डेथ होती है, नए भी यदि हम देखते हैं कोई भी जन्म लेता है या किसी की डेथ होती है, तो ऐसी कंडीशन में उसका पूरा ही एक डाटा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, जो सभी नगर पंचायत पर भी है और नगर पालिका परिषद और नगर निगम सभी लेवल पर यदि हम देखें। उसके बाद फिर पार्किंग स्थल, ठीक है ना, उनको भी मैनेज करना है, और पार्क है या फिर और बहुत सारे हम कह सकते हैं, ठीक है ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, उन सभी के लिए एफर्ट्स करना है, इन सारे जो 18 सब्जेक्ट हैं। और जो नेक्स्ट है हमारे पास 243X, इसमें क्या है, कर लगाने की शक्ति दी गई है, ठीक है ना, सभी अपने लेवल से टैक्स लगा सकते हैं इस तरह की, यानी कि नगर निगम, ठीक है ना, वो अपने तरीके से टैक्स लगाएगा, नगर पालिका परिषद वो अपने तरीके से, नगर पंचायत वो अपने तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं 243Y, उसमें क्या है, यदि हम देखते हैं वित्त आयोग, जैसे हम सेंट्रल में भी देखते हैं आर्टिकल 2 जो 80 है हमारे, ठीक है ना, उसमें क्या है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, राज्यपाल करेगा वित्त आयोग, ठीक है ना, ताकि वित्त जो कमीशन है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, उसका गठन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि यदि हम देखते हैं नगर पंचायत को जो प्रॉपर जो एक सिस्टम है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारी इकोनॉमिक वो भी चाहिए फैसिलिटी, ठीक है ना, आर्थिक संसाधन चाहिए, तो इस तरह का एक सिस्टम बनाया गया है। और उसी के बाद हम देखें 243Z में क्या है, ठीक है ना, नगर पालिकाओं के जो अकाउंट्स होंगे, ठीक है ना, उसकी ऑडिटिंग भी होती रहती है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कोई भी घोटाला कर लेगा और कोई ऑडिटिंग नहीं होगी, ठीक है ना, उसको एक बैलेंस करने के लिए एक सिस्टम ये भी बनाया गया है। और इसी के साथ में हम देखें जो 243ZA है इसका, ठीक है ना, उसमें क्या है, नगर पालिकाओं के जो निर्वाचन की हम बात करें या इलेक्शन का जो प्रोसेस है कौन कराएगा, जो म्यूनसिपलिटीज़ के जो इलेक्शन होंगे उसको कौन कराएगा। यदि हम देखते हैं जो हमारे लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव हैं उसको कौन कराता है, हमारा जो निर्वाचन आयोग है, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन इसको राज्य निर्वाचन आयोग को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपने तरीके से चुनाव कराएंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ में हम देखें नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास जो आर्टिकल 243ZB में क्या है कि संघ राज्य क्षेत्रों, ठीक है ना, राज्यों में तो ये लागू होगा ही, यानी कि जो नगर पालिका की जो एक सिस्टम है राज्यों में भी, और जो हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है उन सभी में भी यह लागू किया जाएगा। और नेक्स्ट नंबर पर है 243ZC, ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या बात की गई, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं भी किया जा सकता, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह हम लागू कर पाएंगे, पहले से इसमें आर्टिकल में बता दिया गया है। उसके बाद 243ZD में क्या है कि जिला योजना समिति को इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, ठीक है ना। अब यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक जो जिला योजना या हम कहें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो इस्टेब्लिश की गई, उसका मेन टारगेट क्या है, जो यानी कि कहें हम कि विकास के लिए कुछ ना कुछ नई नई जो स्ट्रक्चर बनाने हैं, विकास योजना कैसे, उनका कैसा स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से, ठीक है ना, वो एक रूपरेखा तैयार करनी है। तो इस जिम्मेदारी किसको दी गई है, जिला योजना समिति को दी गई है। और उसके बाद हम देखें 243ZE, इसमें क्या है, महानगर
योजना समिति को बनाया गया है, यानी कि महानगर के लिए ही जो कहीं ना कहीं पर एक योजना बनाएगी, उसका स्ट्रक्चर रेडी करेगी। इस तरह के एफर्ट्स किए गए हैं। और लास्ट इसके बाद हम देखें नेक्स्ट हमारे पास जो है ZF, इसमें क्या है, नगर पालिकाएँ हमेशा बनी रहेंगी, यानी कि वो हमेशा कंटिन्यू काम करती रहेंगी। और लास्ट में हमारे पास 243 ZG, ठीक है ना। इसमें क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में यदि हम देखें जो भी इलेक्शन होते हैं यहाँ पर 3 टायर के रूप में हमने जैसे बात की, ठीक है ना, तो उसमें कोर्ट न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये पहले से ही यहाँ पर हमने एक तरह का एक प्रोविज़न पहले ही बना दिया है इस आर्टिकल के माध्यम से कि कोर्ट के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आज हमने जो हम कहें म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है ना, यानी कि नगरीय जो एक प्रशासन की जो एक व्यवस्था है, ठीक है ना, नगर पालिकाएँ वो कैसे काम करती हैं, ठीक है ना, नगर निगम के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से, नगर पालिका परिषद के माध्यम से, नगर पंचायत के माध्यम से, तीनों ही जो स्ट्रक्चर था उसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के एफर्ट्स किए हैं। तो दोस्तों यदि इसके बाद भी आपको लगता है कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को साथ में शेयर कीजिए। और यदि आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।